मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर। किस्मतपुर नाम के गांव में बबीता नाम की एक औरत अपना होटल चलाती थी। वो होटल हमेशा बिजी रहता था और उसमें 5-6 लोग काम करते रहते थे। बबीता उन्हें अपने परिवार के सदस्य मानती थी। वो भी बबीता के साथ ऐसे ही बर्ताव करते थे। एक दिन खाना बनाने वाला महाराज बबीता के पास आया। देखो बबीता, यहाँ काम करने वाले सब तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी इस होटल में एक हिस्सा चाहिए। क्या होटल में हिस्सा? ये बात किसने कही? उसे यहाँ मेरे सामने खड़ा करो, एक एक की खबर लूंगी मैं। मेरे पति के गुजर जाने के बाद अपने छोटे से बेटे को लेकर मैंने अकेले ही इस होटल को खड़ा किया है। अब तक तो उधार भी नहीं चुका पाई मैं। अब 4 लोगों को होटल में देख क्या लिया तो अब इनके मन में लालच आ गई। बबीता दीदी, आप जो कहती हो सच कहती हो, पर उनके बातों में भी सच्चाई है। चलो उनकी बात रहने दो, कम से कम मुझे लाभ में हिस्सा दोगे तो अच्छा होगा ना। अच्छा, तो ये होशियारी सब तुम्हारी है? चालाक लोमड़ी, तुम ये ना सोचो कि 4 आइटम तुम अच्छा क्या बना लेते हो तो ये होटल तुम्हारी वजह से चलता है। होटल चलाने के पीछे बहुत सारा मैनेजमेंट रहता है जो तुम नहीं जानते। देखो, बात यहाँ तक पहुँच गई तो मैं और छुपाऊंगा नहीं, सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम मुझे लाभ में हिस्सा दोगी तो मैं और मेरे आदमी यहाँ पर काम करेंगे, नहीं तो हम सामने ही एक दूसरा होटल खोल लेंगे। अच्छी तरह से सोच लो। अच्छा, धमकी देते हो? ये सब उस प्रेसिडेंट का चाल है ना? चलो ठीक है, खोल लो अपना होटल। मैं और लोगों को ले आऊंगी काम के लिए। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तब रसोईया अपने आदमियों को लेकर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद उसने बबीता के होटल के सामने ही एक नया होटल खोला। उस नए होटल में काफी भीड़ थी। ये देखकर बबीता गुस्से में पास वाले गांव में अपने भाई के पास गई और उसे सब कुछ बताया। ये सब सुनकर उसका भाई रावत, क्या दीदी, इतना कुछ हो गया और अब आई हो मेरे पास? अरे कम से कम एक फोन तो कर देती मुझे। मम्मी ने गुस्से में आकर फोन को तोड़ दिया मामा जी, इसलिए फोन नहीं कर पाई। ठीक है दीदी, अब बताओ क्या करना है? उसके हाथ पैर तोड़ दें? तुम्हारी मर्जी। कमीने रसोइयों ने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर मेरे सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्हें सबक सिखाना होगा। ये होटल में फिर से लोगों की भीड़ लगनी चाहिए बस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहो तो मैं 4 लोगों को काम पे लगा दूं। पर वो भी धोखा नहीं देंगे, इसकी क्या गारंटी है? अरे तुम तो सबको नए नए आइडियाज देते हो ना, तो मेरे होटल के लिए भी कुछ अच्छा आइडिया दो। अरे वाह दीदी, इतने दिनों बाद अपने छोटे भाई की इस टैलेंट के बारे में पता चला तुम्हें। ये तो खुशी की बात है। तुम गांव जाओ, मैं 2 दिनों में आकर तुम्हारे होटल को कैसे चलाना है आकर बताता हूँ। यूं कुछ दिनों के बाद उसने कई मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर तैयार किए और अपने दीदी को दिखाया। उन्हें देखकर बबीता, अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया है, पर इसका प्रयोग कैसे करेंगे? मुश्किल होगा है ना? ये कोई मुश्किल नहीं है दीदी, मैंने इसका रिमोट कंट्रोल दिया है। एक वाटर टैंकर में चटनी, एक वाटर टैंकर में सांभर और एक वाटर टैंकर में पानी रखते हैं। जिस कस्टमर को जो चाहिए होगा वो रिमोट दबाएगा तो वो ट्रैक्टर उसके पास पहुंच जाएगा। इस तरह वो खुद ही परोस लेंगे। और जहां तक टिफिन की बात है, वो सेल्फ सर्विस होगा, जो आएगा वो ले जाएगा। इस तरह तुम्हें ज्यादा लोगों को रखने की भी जरूरत नहीं है। एक खाना बनाने वाला रसोईया और एक उसका असिस्टेंट, बस। अरे ये आइडिया बढ़िया है, कल ही हम ये होटल शुरू कर देते हैं। इस तरह अगले दिन से बबीता ने मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर होटल शुरू किया। हैरानी की बात ये थी कि 1 घंटे के अंदर ही उस होटल में लोगों की भीड़ लग गई। लोग वहाँ खाने के लिए उमड़ पड़े। इतना ही नहीं, लोगों ने उस मिनी वाटर टैंकर के कॉन्सेप्ट के लिए बबीता की खूब तारीफ की। आसपास के गांव से भी लोग उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर को देखने के लिए आए। इस तरह भीड़ को जमा होते हुए देखकर प्रेसिडेंट रसोइये के पास गया। क्यों रे कमीने, देख रहे हो लोग कैसे उमड़ रहे हैं वहाँ पर बबीता के रेस्टोरेंट में? तुम्हारे वजह से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। अरे लोग वो वाटर टैंकर देखने जा रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप भी ऐसे वाटर टैंकर लगा दो तो लोग हमारे पास भी आएंगे।
हाँ हाँ, अब बस इसी की कमी रह गई है। अरे तुम पर पैसे लगाकर मेरा जो नुकसान हुआ वो काफी है। अब और पैसे खर्च करके लोगों की गालियां सुनूं? गांव में पहले ही लोगों को शक है कि इस होटल के पीछे मैं हूँ। अगर मैंने कुछ किया तो शक यकीन में बदल जाएगा। तब गांव वाले मुझे वोट नहीं डालेंगे। भैया अब मैं जा रहा हूँ, तुम कल से ये होटल बंद कर दो। अगर तुमने होटल चलाया तो तुम्हें मार डालूंगा। कहकर चला गया। तब रसोई के पास एक असिस्टेंट आया। क्यों रे कमीने, अच्छा भला खा रहे थे वहाँ पर, तुमने उसमें पानी फेर दिया। अब जो तनख्वाह बबीता दीदी देती थी हमें कौन देगा? अरे चुप हो जाओ, यहाँ नहीं तो किसी और गांव में चले जाएंगे काम करने के लिए, वहाँ जाकर होटल चलाएंगे। अरे इस कमीने की बातें क्यों सुनते हो, और चलो इसकी ऐसी की तैसी करते हैं। कहकर सबने मिलकर उस रसोइये को खूब मारा। वो मार से बचने के लिए रसोइया वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बबीता का उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर वाला होटल खूब नाम कमाने लगा। दूर दूर से लोग उस मिनी ट्रैक्टर वाटर टैंकर को देखने आने लगे। जायंट मनी काइट। एक गांव में पटनायक नाम का सरपंच रहता था। वो हर बार चुनाव में लोगों को पैसे देकर वोट डलवा कर जीतता था। जीतने के बाद उन्हीं लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे कर्ज देता था। अगर वो उधार ना चुका पाते तो उनका खेत और घर वगैरह जब्त कर लेता था। यूं वो चुनाव में जो पैसे खर्च करता था उन्हीं से वसूल कर लेता था। इसी तरह सरकार जो सड़क ठीक करने के लिए पैसे देती थी वो बिना खर्च किए हड़प जाता था। इस तरह उसने खूब पैसे कमाए। उसी गांव में रामनाथ नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी शादी की योग्य एक लड़की थी और बहुत सालों बाद पैदा हुआ एक बेटा था जिसका नाम था जय। रामनाथ ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए और अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ के जमा किए। एक दिन पटनायक रामनाथ के घर आया। क्यों रामनाथ, सुना है तुम्हारी बेटी की शादी तय हुई है? जी हाँ, भगवान की कृपा से अच्छा रिश्ता मिला है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो अब मेरे बाकी जो पैसे हैं वो दे दो, मैं चलता हूँ। तब रामनाथ हैरान होकर, ये क्या सरपंच जी, मैंने जब आपका खेत किराए पर लिया था और जोतने लगा आपको जब तक पैसे देता तो था और सारा तो चुकता हो गया, अब और कोई बकाया तो है नहीं। क्या बात करते हो, तुमने मेरे खेत 10 साल जोता है। अब जब उस खेत में जान नहीं रहा तो तुमने छोड़ दिया। जब मैंने तुम्हें खेत दिया था जोतने के लिए तो अग्रीमेंट में जो लिखा था तुमने पढ़ा नहीं क्या? उसमें तो साफ साफ लिखा था कि अगर तुम खेत जोतना बंद कर दोगे तो तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे। तुम्हारे पास भी तो एक कॉपी है उसका, जाकर देख लो। अब तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा, नहीं तो यहीं बैठा रहूंगा। ये तो धोखा है। वैसे भी आपने मुझे ऐसा खेत दिया जिसमें कोई फसल उग ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरह आपके पैसे चुकाए हैं। ये जानकर कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपने एग्रीमेंट में कुछ ऐसा लिखा और मुझे धोखा दे रहे हैं आप। अब अगर मैंने आपको वो 2 लाख रुपए दिए तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए। ये सब कुछ नहीं चलेगा, चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम लोगों को घर से बाहर धक्का मारकर निकाल देंगे और घर को मैं जब्त कर लूंगा। बेचारा रामनाथ लाचार होकर वो पैसे लाकर पटनायक को दे दिए। ये सब देखकर जय को बहुत गुस्सा भी आया और बहुत दुखी भी हुआ। एक दिन पटनायक की पत्नी दीपा, ये आप क्या कह रहे हैं जी? दिन भर दिन आपका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं गांव वाले आपको कितना गाली देते रहते हैं और 1 महीने में चुनाव आने वाला है। इस बार लोगों ने फैसला किया है कि वो लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे, पर आपका जीतना असंभव है। कम से कम अब तो सुधर जाओ और जो पैसे उनसे लूटे हैं उन्हें वापस कर दो। कम से कम इस गाँव में सिर उठाकर जी तो सकेंगे। वापस करूं? अरे ये मेरा धंधा है, ऐसा करके ही तो हम इतने बड़े आदमी हुए हैं, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? और रही बात लोगों की, तो वो तो है ही पागल। अरे चुनाव के लिए और 30 दिन बचे हैं ना, तुम देखती जाओ। इस बार मैं 1 भी रुपया खर्च नहीं करूंगा और उनकी उम्मीदों को ही मैं अस्त्र बनाकर कैसे जीतता हूँ, देखती जाओ। अगले दिन पटनायक ने 25 लाख रुपए के नोटों के साथ एक जायंट पतंग बनाया और उसके बीचों बीच एक ड्रोन को फिट किया।
फिर लोगों को अपने घर के पास जमा किया। मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब मुझे बहुत क्रूर व्यक्ति समझते हैं। सच तो ये है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। सिर्फ धंधे के मामले में मैं जरा सख्त हूँ। बस उस पतंग को देखिए, उसमें 25 लाख रुपए के नोट हैं। कल से मैं हर रोज उसे अपने गांव के ऊपर उड़ाऊंगा। जैसे ही वो पतंग ऊंचा उड़ने लगेगा, मैं उसका धागा काट दूंगा। वो पतंग उड़कर जिसके घर जा गिरेगा, वो पैसे उसी के हुए। पर यदि वो सड़क पर गिरे या किसी खाली जगह पर, तब वो पैसे मैं वापस ले लूंगा। पर आप लोग चिंता ना करें, वो किसी ना किसी दिन किसी ना किसी के घर के ऊपर गिरना लाजमी है। तब तक इसे मैं हर रोज उड़ाता ही रहूंगा। लेकिन अगर मैं ये चुनाव हार गया तो ये काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तब मुझे पैसों की जरूरत होगी ना। इसीलिए कल से आप अपने घरों में रहकर इस पतंग को आपके घर में गिरने की आशा करते रहें। हो सकता है कल ही किसी के घर पर गिर जाए। लोग 25 लाख रुपए का पतंग, यूं सोचकर बड़े खुश हुए। अगले दिन पटनायक ने उन पैसों वाले पतंग को हवा में उड़ाया। वो काफी ऊंचा उड़ने लगा। पटनायक उसे ड्रोन के रिमोट के साथ ऑपरेट करने लगा। वो लोगों के घर के ऊपर से उड़ रहा था। लोग बड़े चाव से उम्मीद लगाकर उसे देख रहे थे। लोग भगवान की पूजा करने लगे। यूं पटनायक ने काफी देर तक रिमोट को ऑपरेट करते हुए उसे उड़ाया। आखिर में जैसे ही उसने रिमोट में एक बटन दबाया, वो पतंग जाकर एक खुले मैदान में गिरा। लोग इसे देखकर निराश हो गए। पटनायक के आदमी उस पतंग को लेकर चले गए। यूं पटनायक हर रोज उस पतंग को उड़ाने लगा। लोग बड़ी आस लगाकर उसे देख रहे थे। पटनायक रिमोट की मदद से उसे ऐसे जगह उतारता था जहां लोग उसे उठा नहीं सकते थे। यूं चुनाव का दिन नजदीक आया। लोगों ने सोचा कि अगर पटनायक को वोट नहीं डाला तो वो पतंग नहीं उड़ाएगा, इसीलिए उसे वोट डालने का फैसला किया। एक दिन जय को शक हुआ तो उसने दूरबीन से उस उड़ते हुए पतंग को देखा। उसे उस पतंग पर ड्रोन फिट किया हुआ नजर आया। उसे सारी बात समझ में आ गई। अगले दिन जय पटनायक के घर छुप छुप कर गया। उस ड्रोन के रिमोट के बैटरीज निकाल दिए। थोड़ी देर बाद पटनायक ने उस मनी वाले पतंग को उड़ाया और उसका धागा काट डाला और रिमोट लेकर दबाने लगा, लेकिन वो पतंग हवा में यूं ही उड़ता रहा। पटनायक चिल्लाने लगा, अरे बेड़ा गर्क हो गया, मैं बर्बाद हो गया। हवा में पतंग गोते खाने लगा। वो पतंग यहां वहां यूं घूमता हुआ सीधा जाकर जय के घर पर ही गिरा। ये देखकर लोगों ने ताली बजाई। रामनाथ ने खुश होकर भगवान को धन्यवाद कहा। तब जय ने जाकर गांव वालों को असली बात बताई। सबने जय की खूब तारीफ की। रामनाथ ने गांव वालों में पैसे बांटा। सब खुश हुए। उस चुनाव में पटनायक को एक भी वोट नहीं मिला। मारे शर्म के पटनायक वो गांव छोड़कर चला गया। रामनाथ ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की।